करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, स्कूल के संसाधनों का सर्वेक्षण कौन करता है? स्कूल के संसाधनों का सर्वेक्षण कौन करता है? शिक्षक, प्रिंसिपल, स्कूल का मुखिया या सरकार? तो हम कहेंगे कि स्कूल के संसाधनों का, कि स्कूल में किसी चीज की आवश्यकता है या नहीं है, इस चीज का सर्वेक्षण यानी कि जांच कौन करेगा? स्कूल का मुखिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, संसाधनों के कितने वर्ग होते हैं? ठीक है, संसाधनों के कितने वर्ग होते हैं हमने पढ़ा था। 2 वर्ग होते हैं, 3 वर्ग होते हैं, 4 या 5? तो हम कहेंगे संसाधनों के कितने वर्ग होते हैं हमारे पास? 3 वर्ग होते हैं। फिर कौन से संसाधन समुदाय से हमें प्राप्त होते हैं? ठीक है, कौन से संसाधन? लाइब्रेरी और लेबोरेटरी, खेल का मैदान और तैराकी पुल, पाठ्य पुस्तकें और ऑप्शन डी बिल्डिंग के उपकरण। तो कौन से संसाधन हमें समुदाय से प्राप्त होते हैं यानी कम्युनिटी से प्राप्त होते हैं? तो हम कहेंगे हमें खेल का मैदान और तैराकी पुल जो है किससे प्राप्त होता है? कम्युनिटी और समुदाय से। ऑप्शन बी, कि खेल के संसाधनों का यानी खेल के लिए मैदान बनाना, ठीक है, तैरने के लिए पुल का निर्माण करना, ये संसाधन आपको समाज में सामान्य तौर पर भी देखने को मिल सकते हैं, लोगों के द्वारा बनाए गए हो। तो समुदाय जो है हम कहेंगे कि इसकी व्यवस्था हमारे लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुधार कार्यक्रम तैयार करने के लिए क्या आवश्यक है? कि अगर हम अपनी किसी भी काम में सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? संसाधनों का सर्वेक्षण, केवल वित्तीय योगदान, या फिर ऑप्शन सी केवल स्कूल की आवश्यकताएं, या केवल समुदाय का योगदान? तो तब भी जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी प्रकार की योजना में कोई सुधार करना चाह रहे हैं या फिर आपकी कोई योजना या किसी कार्यक्रम में आप सुधार लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अपने संसाधनों का सर्वेक्षण। आपको ये जांच करनी चाहिए कि क्या वास्तव में उसकी आवश्यकता है भी या नहीं है, या फिर सिर्फ लोगों को लग रहा है कि इस चीज की आवश्यकता है। तो आपको स्वयं क्या करना है? अपने संसाधनों का संरक्षण करना है, सर्वेक्षण करना है, ताकि आपको ये पता लगे कि कहाँ पर किस तरह के सुधार कार्यक्रम की आवश्यकता है। सुधार कार्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए? केवल स्कूल की उपयोगिता, वित्तीय योगदान, समस्याएं, सीमाएं और लाभ, या फिर केवल मूल्यांकन या केवल पृष्ठभूमि? ठीक है, तो सुधार कार्यक्रम में हम वित्तीय योगदान, समस्याएं, सीमाएं और लाभ सभी को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। ठीक है, तो सुधार कार्यक्रम किसी भी चीज के लिए हो सकता है। ठीक है, अर्थ व्यवस्था के आधार पर सुधार कार्य, मतलब कि हम अपनी पूंजी के आधार पर कोई सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, पूंजी सुधार आप कह सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग की मरम्मत कराने की आवश्यकता है, नई चीजों को अरेंज करने की आवश्यकता है। समस्याएं, मतलब कोई समस्या है जिसके समाधान की आपको आवश्यकता लग रही है, तो उस समस्या के लिए भी क्या है? हमें सुधार कार्यक्रम जो है हम चला सकते हैं, जिससे हम ये नोटिस करेंगे कि इससे क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर सीमाएं, मतलब कि अगर किसी चीज पर आपको क्या लगाना है? प्रतिबंध लगाना है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? कोई नियम बना सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या कहलाता है? एक तरह का सुधार कहलाता है। और लाभ, जब भी कोई आप सुधार कार्यक्रम चला रहे हैं, ठीक है, उससे होने वाले लाभ व हानि दोनों के बारे में आपको पहले ही क्या कर लेना है? विचार कर लेना है, और ये ध्यान में रखकर सुधार करना है कि क्या लाभ आपको इससे प्राप्त होंगे। तो हानियों को ध्यान में रखकर ऐसी ही चीजों को लागू करें जो केवल आपको लाभ दे। स्कूल के संसाधनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल शिक्षा देना, खेल को बढ़ावा देना, स्कूल का विकास करना, या केवल परीक्षा परिणाम सुधारना? तो स्कूल के संसाधनों का मुख्य कार्य क्या होता है? कि वो स्कूल का विकास करें, कि जितने प्रकार के आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, ठीक है, चाहे वो आपके खेल कूद के लिए हो। जैसे स्कूल में मान लीजिए खेलने का मैदान है, लेकिन आज तक बच्चों को उसमें अगर खिलाया नहीं गया है, गेम कोई उनके लिए नहीं अरेंज किया गया है, कोई स्पोर्ट्स मीट्स कभी नहीं हुई, तो उस संसाधन का कोई भी लाभ नहीं है। मान लीजिए आपके स्कूल में प्रयोगशाला है, लेकिन आज तक बच्चों ने उस प्रयोगशाला को अंदर से देखा ही नहीं है, उसके अंदर क्या उपकरण है उनको पता ही नहीं है, तो इस प्रकार के संसाधन का कोई भी लाभ नहीं है। ऐसी चाहे कितनी भी सुविधाएं आप विद्यालय में कर लें, वो आपके उद्देश्य को कभी भी पूरा नहीं करेंगी। तो संसाधनों का उद्देश्य होता है कि हम बच्चों के हर एक तरह के विकास को फोकस करना चाहते हैं।
और इसके लिए आवश्यक है कि संसाधनों का जो है उपयोग किया जाए, जो बच्चे के विकास में, स्कूल के विकास में क्या देगा, अपना योगदान देगा। फिर समुदाय से प्राप्त संसाधनों के क्या उदाहरण हैं? स्कूल की लाइब्रेरी, जनता की लाइब्रेरी, स्कूल का खेल का मैदान या सरकारी स्कूल। तो हम कहेंगे समुदाय से जो संसाधन आपको प्राप्त होते हैं उसमें जनता मतलब एक पब्लिक लाइब्रेरी जो लोगों के लिए खोली गई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ही उसमें जा सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर धर्म या समाज के लोग ही उसमें जा सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, सीखने के लिए आपने उपलब्ध कराई है, तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो किसके लिए होती है, वो समुदाय के द्वारा बनाई गई आपको सुविधा देने का क्या है, एक साधन, आपके ज्ञान को में वृद्धि करने का एक साधन है, जो आपके विकास में, समाज के विकास में क्या करती है, अपना योगदान देती है। फिर संसाधनों का सर्वेक्षण क्यों किया जाता है, यानी हम इस चीज का पता क्यों लगाते हैं कि हमारे पास जो संसाधन है वो पर्याप्त है या नहीं है, या किसी संसाधन में किसी प्रकार की कमी है या नहीं है। तो संसाधनों का सर्वेक्षण यानी उनकी जांच क्यों जाती है, क्यों की जाती है? तो स्कूल की आवश्यकताओं को जानने के लिए, केवल वित्तीय स्थिति जानने के लिए, केवल शिक्षकों की संख्या जानने के लिए, या केवल विद्यार्थियों की संख्या को जानने के लिए। तो संसाधनों का सर्वेक्षण हम करते हैं स्कूल की आवश्यकताओं को जानने के लिए, कि हमें ये पता लगे कि हमारे स्कूल में किस चीज की आवश्यकता है, ठीक है। तो वो आवश्यकता किसी भी आधार पर हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा था कि क्या है, एक तो होती है हमारी भौतिक आवश्यकताएं, या फिर जिसे हम कहते हैं भौतिक संसाधन से पूरी होती है, मतलब कोई मटेरियल की चीज है, ठीक है। तो अगर आप किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, तो वो मटेरियल है। दूसरी आवश्यकता हो सकती है हमारी मानव संसाधन को लेकर, ठीक है, कि हो सकता है कि किसी स्टाफ मेंबर की आपको आवश्यकता है, ठीक है, किसी अध्यापक की आपको आवश्यकता है, या फिर आपको लगता है कि बच्चों को लिए किसी विशेष या स्पेशल टीचर की आवश्यकता है। तो उसका अरेंजमेंट करना भी क्या है, आपके स्कूल के संसाधनों का संरक्षण करना है कि पर्याप्त संख्या में बच्चे और अध्यापक जो है आपके विद्यालय में होने चाहिए, जो उसको सुचारू रूप से चलाने में क्या करेंगे, आपके सहयोग करेंगे। और स्कूल की आवश्यकताओं को जानने के लिए हम क्या करते हैं, अपने संसाधनों का सर्वेक्षण, वो भौतिक रूप से भी होता है, वो मानव संसाधन के आधार पर भी किया जाता है। फिर सुधार का जो कार्यक्रम है, सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन कब किया जाता है? केवल शुरुआत में, केवल अंत में, समय समय पर, या कभी नहीं? तो हम कहेंगे कि जब भी आप कोई सुधार कार्यक्रम, कोई परियोजना मान लीजिए चल रही है आपके विद्यालय में, आपने कोई नियम लागू किया है, तो समय समय पर आपको क्या करना है, उसका मूल्यांकन, कि कुछ टाइम के बाद आपको ये अवश्य देखना है कि आपके द्वारा लाई गई जो भी योजनाएं हैं, जो भी सुधार कार्यक्रम है, उससे कोई लाभ आपके विद्यालय को हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चों को हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो समय समय पर हमें इसका मूल्यांकन करना है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी योजना में या हमारे आवश्यकताओं में कहीं कोई बदलाव लाने की जरूरत है, तो हम उसे सही समय पर लेकर आए। स्कूल के संसाधनों में क्या शामिल होता है? केवल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और खेल का मैदान, केवल पाठ्य पुस्तकें, या फिर केवल शिक्षक? तो स्कूल के संसाधनों में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लाइब्रेरी स्कूल का एक संसाधन है, लेबोरेटरी जिसे आप प्रयोगशाला कहते हैं वो भी स्कूल का क्या है, एक तरह का संसाधन है। और हमारा खेल का मैदान भी क्या है, एक तरह का संसाधन है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मतलब आपके शारीरिक विकास के लिए वो क्या है, उत्तरदायी तो है। आपके शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर उसे बनाया जाता है। बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियां उसमें आयोजित की जाती हैं जो आपके मानसिक और शारीरिक दोनों विकास को क्या करेंगी, फोकस करेंगी। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व की विशेषता के अनुसार व्यक्तित्व कैसा होता है? ठीक है, स्थिर होता है, गतिशील होता है, अपरिवर्तनीय होता है, या असामाजिक होता है? तो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, और आपको पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी कैसी होती है, गतिशील। ठीक है, पर्सनैलिटी को गतिशील हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैसा है, ये हमारी
अनुभव पर आधारित चीजें हैं कि जैसे क्या करते हैं आप अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, अब वो ज्ञान व्यवहारिक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये ज्ञान कैसा हो सकता है, व्यवहारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, और एक ऐसा हो सकता है हमारी शिक्षा, हमारी औपचारिक शिक्षा से संबंधित भी हो सकता है। और इन दोनों से ही क्या मिलता है आपको, आपके व्यवहार में परिवर्तन मिलता है, व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ये व्यवहारिक परिवर्तन क्या करता है, आपके व्यक्तित्व को लगातार बदलता रहता है। तो जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा परिवर्तन आपको आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। यानी जो भी चीज आप सीखते हैं उससे आपके एक अलग अनुभव जो है बनते हैं, और वो अनुभव आपके व्यवहार में एक परिवर्तन लेकर आते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये कैसा है, गतिशील है। आत्मचेतन का क्या अर्थ होता है, दूसरों का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, समाज का ज्ञान या वातावरण का ज्ञान। तो आत्मचेतन मतलब आत्मा के चेतन की बात हो रही है, और यहाँ पर हम स्वयं को जानने की बात करते हैं कि अगर आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप स्वयं के बारे में क्या जानते हैं, स्वयं की जानकारी आप चाहते हैं, तो इसे हम आत्मचेतन का नाम देते हैं। फिर हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति में क्या होता है, समानता, अपूर्वता और अनुपमता, असामाजिकता या अस्थिरता। तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी दूसरे व्यक्ति के समान बिल्कुल भी नहीं होता। यह हमेशा अलग होता है, विभिन्न होता है। ठीक है, अलग होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कैसा है, अपूर्व, इससे पहले नहीं था, और अनुपम है और सबसे अलग है। ठीक है, कि आपका व्यक्तित्व चाहे कितनी भी सिमिलैरिटी किसी व्यक्ति से आपकी मिलती हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता जैसा किसी एक व्यक्ति का पहले से ही है। व्यक्तित्व के लक्ष्यों में क्या भूमिका होती है, ठीक है, कि व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनैलिटी की आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या भूमिका या क्या योगदान होता है। महत्वहीन होता है, महत्वपूर्ण होता है, नकारात्मक होता है या अनावश्यक। तो हम कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो योगदान है उसके लक्ष्य को पाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। व्यक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में किसका योगदान होता है, केवल व्यक्ति का, केवल समाज का, व्यक्ति और समाज दोनों का, ना व्यक्ति का और ना ही समाज का। तो कहेंगे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के योगदान में उस व्यक्ति के साथ साथ उसके समाज का भी जो है पूरा योगदान आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपके समाज की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, आपकी संस्कृति है, आपकी विरासत है, रीति रिवाज है, हर एक चीज आपको क्या करेगी, प्रभावित करेगी। ठीक है, और ये आपके व्यक्तित्व के निर्माण में क्या देती है, योगदान देती है। फिर व्यक्तित्व और समायोजन का संबंध कैसा होता है, गहरा होता है, कमजोर संबंध होता है, कोई संबंध नहीं होता या फिर नकारात्मक होता है। तो हम कहेंगे व्यक्तित्व और समायोजन का जो संबंध है वो एक गहरा संबंध है। ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसा है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, कि व्यक्तित्व क्या करेगा, आपको संतुलन बनाने में सहायता करता है। तो दोनों के अंदर एक अच्छा संतुलन, तभी एक अच्छा रिलेशन हो। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा व्यक्तित्व किसे कहा जाता है। एक अच्छे और बढ़िया व्यक्तित्व को आप कैसे दर्शाते हैं, कैसे उसको दिखाएंगे। तो वातावरण के आधार या वातावरण के साथ निरंतर समायोजन, वातावरण के साथ असमायोजन, केवल आत्मचेतन या केवल दृढ़ता। तो वातावरण के साथ एक संतुलित या निरंतर समायोजन क्या कहलाता है, आपके अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। कि परिस्थितियां या फिर घटनाएं बदल सकती हैं, लेकिन आपको अपनी मानसिक स्थिति को नहीं बदलना है। आपको उन चीजों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हुए चलना है, और उसके आधार पर आपके वातावरण में जो चेंज आ रहे हैं उन चेंजों के साथ आपको निरंतर क्या करना है, एक संतुलन बनाना है। इसी को हम एक अच्छे व्यक्तित्व या आचरण को दर्शाते हैं। सफलता के लिए क्या आवश्यक है, लचीलापन, दृढ़ता, दोनों, या ना तो लचीलापन ना ही दृढ़ता। तो हम कहेंगे कि किसी भी सफलता के लिए
क्या होना चाहिए? लचीलापन और दृढ़ता, कि आप फ्लेक्सिबल भी रहे टाइम के साथ। अगर कोई बदलाव आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए चलिए, लेकिन साथ साथ में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जिसके बिना जो चीजें हैं वो आपकी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो दोनों ही चीजें क्या है आपके सफलता के लिए आवश्यक है। व्यक्तित्व में लचीलापन क्यों महत्वपूर्ण है? वातावरण के साथ संघर्ष के लिए, वातावरण के साथ समायोजन के लिए, या केवल आत्मचेतन के लिए, या फिर केवल दृढ़ता के लिए? तो व्यक्तित्व में समायोजन या लचीलापन क्यों आवश्यक है? ताकि हम वातावरण के साथ क्या कर सके? समायोजन कर सके, क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन कभी भी आ सकता है, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है, समय कभी बदल सकता है, और इसके लिए आपको वातावरण के साथ क्या आना चाहिए? समायोजन करना। तो जैसी परिस्थितियां हैं वैसा ही आपको अपने एनवायरनमेंट को बनाना है, या अपने अंदर वैसे ही परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, अगर आप सुचारू रूप से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं तो। व्यक्तित्व की कितनी विशेषताएं बताई गई हैं? 7, 8, 9 या 10? तो हम कहेंगे व्यक्तित्व की कितनी विशेषताएं बताई गई हैं? व्यक्तित्व की 9 विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। व्यक्तित्व में परिवर्तन क्यों आते हैं? स्थिरता के कारण, सफलता प्राप्ति के लिए, असामाजिकता के कारण, या वातावरण के प्रभाव से नहीं? तो व्यक्तित्व में परिवर्तन क्यों आते हैं? सफलता के लिए। ठीक है, कि आपका व्यक्तित्व में अगर बदलाव नहीं आएगा तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। तो धीरे धीरे हम क्या वैसा बनाने की या वैसे प्रकार से बदलने की कोशिश करते हैं, या परिस्थितियों को या फिर अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमें क्या देगी? सफलता देगी, जो हमें सफलता की तरफ उस दिशा में लेकर जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, आत्मचेतन किस में होती है? केवल बच्चों में, केवल वयस्कों में, हर व्यक्ति में, या फिर केवल शिक्षित लोगों में? तुम कहेंगे आत्मचेतन किस में होता है? हर व्यक्ति में होता है, लेकिन हमें उसे क्या करना होता है? पहचानना होता है। मतलब हर व्यक्ति के को अपने आप को जानने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप स्वयं को जानना चाहते हैं या नहीं। व्यक्तित्व की अपूर्वता से क्या अर्थ है? सभी व्यक्ति समान होते हैं, हर व्यक्ति अलग है, या सभी व्यक्ति असामाजिक होते हैं, या सभी व्यक्ति अस्थिर होते हैं? तो व्यक्तित्व की अपूर्णता का मतलब क्या है? कि हर व्यक्ति क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, भिन्न है, और सबकी अपनी आवश्यकताएं, रुचि और योग्यताएं हो सकती हैं। व्यक्तित्व में लक्ष्यों का क्या कार्य है? शिक्षा देना, भ्रम पैदा करना, महत्वहीन होना, या असामाजिक बनाना? तो व्यक्तित्व के लक्ष्यों का क्या कार्य है? व्यक्तित्व के लक्ष्य हमें क्या करेंगे? एक दिशा देंगे, हमें किस दिशा में चलना है हमें उससे अवगत कराते हैं। वांछित परिवर्तन हमारे व्यवहार में लेकर आते हैं, जो उस वातावरण के साथ संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। तो व्यक्तित्व में जब लक्ष्यों के कार्य की बात आती है तो ये हमें क्या देता है? पर्सनैलिटी हमें एक दिशा निर्देश देती है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, जिससे हम अपनी सफलता को या लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर पाएंगे। फिर सामाजिकता व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष है? कम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, नकारात्मक, या अनावश्यक? तो सामाजिकता व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष है? एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व और समायोजन में क्या संबंध है? विपरीत संबंध है, गहरा संबंध है, कोई संबंध नहीं है, या कमजोर है? तो हमने बात की थी कि व्यक्तित्व और समायोजन दोनों के बीच में एक बेहतर संतुलन होना चाहिए। तो हम कहेंगे दोनों के बीच में क्या है? एक गहरा संबंध है। अगर आप व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के आधार पर क्या करते हैं? समायोजन कर पाते हैं वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ, अपने पारिवारिक वातावरण के साथ, या फिर अपने सहभागी लोगों के साथ, तो ये आपको बेहतर रूप से क्या है? जीवन जीने के लिए तैयार करता है। फिर निरंतर समायोजन को क्या कहा जाता है? लगातार जब आप क्या संतुलन बना रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है?
खराब व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व, असामाजिक व्यक्तित्व या फिर अस्थिर व्यक्तित्व। तो आपने देखा है कि हम इसे क्या कहते हैं कि अगर आप निरंतर अपने वातावरण के साथ क्या बनाए रखते हैं, समायोजन, तो इसको हम एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी मांगते हैं। ठीक है, कि इसमें ये दर्शाता है कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप में, आध्यात्मिक रूप में क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है। समाज में सफलता के लिए क्या जरूरी है? दृढ़ता, लचीलापन, दोनों या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं। तो समाज में आपको पता है कि जब भी हम समाज की बात करते हैं तो समाज में लचीलापन और दृढ़ता दोनों होनी चाहिए। ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तित्व में लचीलापन क्यों जरूरी है? संघर्ष के लिए, समायोजन के लिए, आत्मचेतन के लिए या फिर दृढ़ता के लिए? तो हम कहेंगे व्यक्तित्व में लचीलापन क्यों जरूरी है, ताकि हम बेहतर रूप से क्या कर पाए, समायोजन कर पाए। ठीक है, लचीलापन आपको ये बताता है कि हमें किन चीजों के साथ जाना चाहिए, किन चीजों के साथ नहीं। वक्त बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, तो उसके आधार पर कैसे बदलाव जो है हमें अपने अंदर लेकर आने चाहिए, जो बेहतर हमारे व्यक्तित्व को बनाने में, उसके संतुलन को लागू करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। व्यक्तित्व की विशेषता का अध्ययन क्यों किया जाता है? ठीक है, कि व्यक्तित्व की क्या होती है, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, हमने डिटेल में इनके बारे में बात की थी। तो इन विशेषताओं का अध्ययन हम क्यों करते हैं, क्यों हम ये पढ़ते हैं कि व्यक्ति की विशेषताओं से हमें क्या लाभ मिलेगा? तो व्यक्ति को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, वातावरण को समझने के लिए, या फिर ए बी सी तीनों? तो हम कहेंगे कि जब आप व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व सभी चीजों से मिलकर बना है, परिवार, समाज और वातावरण। तो इन सभी के साथ समायोजन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि किसी भी व्यक्ति की विशेषता में क्या शामिल होना चाहिए और क्या नहीं शामिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, 31, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? केवल वातावरण में, फिर व्यक्ति से, केवल व्यक्ति और वातावरण दोनों से, या फिर ना तो व्यक्ति से ना ही वातावरण से? तो ये व्यक्ति के वातावरण के विकास की जब हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति और वातावरण दोनों से होता है। कि जो भी बदलाव, चेंजेस आप ला रहे हैं वो पर्यावरण तो एक्सेप्ट कर ही रहा है, लेकिन आपका आसपास का एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करे, तब हम व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित कर पाएंगे। व्यक्तित्व में अलग चेतन का क्या महत्व है? कम महत्व है, अधिक महत्व है, नकारात्मक महत्व है, या कोई महत्व नहीं है? तो अधिक चेतन यानी कि अधिक आत्म ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। और इससे क्या होता है कि इसका एक अधिक महत्व होता है कि आपको अपने बारे में जितनी भी जानकारी है स्वयं के बारे में, वो होना कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। व्यक्तित्व और व्यवहार में क्या संबंध है? गहरा संबंध है, कमजोर है, या कोई संबंध नहीं है, या फिर नकारात्मक? तो व्यक्तित्व और व्यवहार, आपकी पर्सनैलिटी के आधार पर आपका व्यवहार जो है निर्धारित किया जाता है, जिसका क्या है, एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। मतलब आप वही चीजों को दर्शाते हैं, जैसे आप फेशियल एक्सप्रेशन देखिए अपने, या फिर अपने किसी भी परिवार सदस्य के, वो आपको ये बताते हैं कि आपका व्यक्तित्व, मतलब जैसा वो बिहेवियर कर रहे हैं वैसे ही वो क्या करते हैं, पर्सनैलिटी को साथ लेकर चलते हैं, तो दोनों के बीच में एक अच्छा और बेहतर रिलेशन होता है। व्यक्तित्व के निर्माण में क्या महत्वपूर्ण है? केवल शिक्षा, केवल समाज, शिक्षा और समाज, व्यक्ति दोनों, तीनों? या फिर ना तो समाज महत्वपूर्ण है ना ही शिक्षा या व्यक्ति? तो कहेंगे समाज में जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा के लिए व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है फिजिकल तौर पर, अध्यापक भी महत्वपूर्ण है, और तीसरे नंबर पे जो शिक्षा है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
क्योंकि शिक्षा हमें बहुत सी चीजों के बीच में क्या कराती है, अवगत कराती है। अच्छे व्यक्तित्व की पहचान कैसे करनी चाहिए? अच्छे वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन, केवल वातावरण के साथ समायोजन, या फिर केवल दृढ़ता। तो एक अच्छे व्यक्तित्व को हम कैसे दर्शाते हैं? एक अच्छा व्यक्तित्व वही होता है जिसमें वातावरण के साथ क्या हो, समायोजन करने की क्षमता हो। यानी परिस्थितियां चाहे कितनी भी ज्यादा खराब हो, उसके अंदर क्या बनी रहनी चाहिए? एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहनी चाहिए जो उसको बेहतर रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अरविंद जी के अनुसार शिक्षा का पहला कार्य क्या है? बालक को श्रम लादना, या फिर बच्चों को इंद्रियों का सही उपयोग करना सिखाना, बालकों को पढ़ाई कराना, या फिर बालकों को खेल खेलने देना। तो हम कहेंगे कि अरविंद जी के अनुसार शिक्षा का पहला कार्य क्या है? कि वो बच्चे की ज्ञान इंद्रियों का क्या करे, विकास करे। तो शिक्षा का पहला कार्य क्या है? कि वह बच्चों की ज्ञान इंद्रियों को क्या करे, विकसित करे, उनको उनकी ज्ञान इंद्रियों के आधार पर सिखाने की कोशिश करे। अरविंदो जी के अनुसार अध्यापक का क्या कार्य है? श्रम लादना, सुझाव देना, पढ़ना, पढ़ाना नहीं, या फिर खेलने देना। तो हम कहेंगे अध्यापक का काम क्या होता है? कि वो बच्चे को क्या दे, सुझाव दे, उसे गाइडलाइन दे कि कैसे उसे अपने विकास के लिए कार्य करना है, या फिर किस दिशा में कार्य करने से उसको बेहतर विकास की प्राप्ति होगी। तो हम उसे क्या देते हैं? एक सुझाव देता है अध्यापक कि हर एक चीज को कैसे करना है, किस मार्ग पर चलना है। फिर स्वामी दयानंद के का जीवन दर्शन किस पर आधारित था? वेदों पर, पुराणों पर, उपनिषदों पर, या फिर ग्रंथों पर? तो स्वामी दयानंद का जो जीवन है वो वेदों पर आधारित था। स्वामी दयानंद ने क्या किया? देश को प्रतंत्रता की बेड़ियों का भांडाफोड़ किया, देश को प्रतंत्र बनाया, या फिर देश शिक्षा को बंद कराया, या वेदों को नकारा? तो उन्होंने क्या किया था? देश की प्रतंत्रता की बेड़ियों को का भांडाफोड़ किया था। मतलब उन्होंने एक लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने हमें ये बताया था कि भारत जो है वो कितना समृद्ध है, कितना विशाल है, ठीक है, उसकी अपनी संस्कृति कितनी महान है, जिससे हमारी प्रतंत्रता की जो बेड़ियां थी वो कैसी हो गई, टूटने लगी थी। मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1860 में, 25 दिसंबर 1861 में, 25 दिसंबर 1862 में, या 25 दिसंबर 1863 में? तो हम कहेंगे मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय के पिता का क्या नाम था? मदन मोहन मालवीय के पिता का नाम पंडित बृजनाथ मोहनलाल, पंडित रामनाथ, या डॉक्टर विजय नाथ? तो हम कहेंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय था पंडित बृजनाथ व्यास। मदन मोहन मालवीय ने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी? बीए और वकालत की, एमए और वकालत की, बीए और एमए की, केवल वकालत की? तो मदन मोहन मालवीय ने अपनी शिक्षा के बारे में बताया है कि उन्होंने बीए और क्या किया था? एजुकेशन, एडवोकेट की डिग्री उन्होंने ली थी। फिर अरविंदो के अनुसार शिक्षा में क्या जरूरी है? केवल कर्म, केवल ज्ञान, ज्ञान और शिक्षा दोनों, या फिर दोनों में से कुछ नहीं? तो अरविंदो जी के अनुसार शिक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? किसी भी व्यक्ति के कर्म और उसका ज्ञान। तो उसके कर्मों के आधार पर उसे फल मिलता है, ज्ञान के आधार पर वो अपने कर्मों को क्या कर सकता है? बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 44।
शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार क्या करना चाहिए? मदन मोहन मालवीय के अनुसार तो केवल शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए, केवल मानसिक शिक्षा देनी चाहिए, वैदिक धर्म उन्नयन, शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर केवल नैतिक विकास। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, बच्चे के समग्र विकास पर हमें क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। और इस आधार पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 45, महर्षि अरविंदो के अनुसार अध्यापक की क्या भूमिका है? वो एक स्वामी है, निर्देशक है, सहायक है, प्रदर्शक है, या कठोर शिक्षक है? तो महर्षि अरविंदो के अनुसार अध्यापक क्या है? वो एक तरह का सहयोगी है आपका। आपको सही दिशा और मार्ग जो है वो बताता है कि किस दिशा में कार्य करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर चित्रण का उपयोग। चित्रण का क्या उपयोग है? मतलब चित्र को बनाना या चित्र के वर्णन का क्या उपयोग है? लिखने के लिए, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, पढ़ने के लिए, या खेलने के लिए? तो जब भी किसी चित्र को देखकर आप उसके बारे में जानकारी देते हैं, ये आपकी क्या करता है? मौखिक अभिवृत्ति को बढ़ावा देता है। आप कह सकते हैं कि आपके मौखिक संप्रेषण को ये क्या करता है? विकसित करता है, भाषा कौशल को विकसित करता है। बच्चे कविता सुनने से बच्चे कविता सुनने में क्या करते हैं? रुचि नहीं लेते, अत्यधिक रुचि लेते हैं, थोड़ी रुचि लेते हैं, या फिर बिल्कुल रुचि नहीं लेते? तो आप ये देखेंगे कि जब भी कविताओं की बात आ रही है तो बच्चे जो है इसमें क्या लेते हैं? इसमें उन्हें एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है, कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। इसलिए कविताएं सुनना, कहानियां सुनना बच्चों को हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए ये क्या है? एक प्रिय अनुभव जो है प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48, ज्ञान अर्जन का एक मुख्य साधन क्या है? मतलब ज्ञान अर्जन मतलब ज्ञान को प्राप्त करने का एक मुख्य साधन हमें क्या देखने को मिलता है? लिखना, पढ़ना, मौखिक भाषा, या खेलना? तो हम कहेंगे कि ज्ञान अर्जन का एक मुख्य साधन क्या है? मौखिक भाषा। तो जो आपके ज्ञान में क्या करती है? वृद्धि करती है, आपको बेहतर रूप से सिखाने के लिए क्या करती है? तैयार करती है। और मौखिक भाषा में जितना ज्यादा बेहतर आप अपनी अभिव्यक्ति को कर पाते हैं, वो आपको उतनी ही ज्यादा नॉलेज देती है। क्वेश्चन नंबर 49, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति क्या होती है? लिखने की कला, पढ़ने की कला, बोलचाल के में अपनी आत्म अभिव्यक्ति को सहज रूप से व्यक्त करना, या फिर खेलने की कला? तो हम कहेंगे कि सबसे पहले बोलचाल में आत्म अभिव्यक्ति मतलब कि जब आप किसी से बातें कर रहे हैं तो आप अपने विचारों को अपनी भाषा में सामने वाले को जो है बेहतर रूप से अगर बता पा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कि आपके अंदर बोलचाल की अभिवृत्ति जो है वो सहज रूप से विकसित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50, भाषा शिक्षण कैसे आरंभ होता है? लिखने से, पढ़ने से, विद्यालय से, या फिर बोलचाल या खेलने से? तो हम कहेंगे कि भाषा शिक्षण का जो विकास होता है शुरू शुरू में वो बोलने और बातें करने से होता है। वार्तालाप जितना ज्यादा आप करते हैं, आपका उतना ज्यादा क्या होता है? भाषा कौशल का विकास, जिसमें आप कुछ नए शब्दों को सीखते हैं, सामान्य शब्दों का उपयोग करना सीखते हैं, उसे हम साधारण भाषा का अभ्यास भी कह सकते हैं। फिर बोलचाल के द्वारा भाषा का शिक्षण कैसा होता है? कठिन, सरल, बहुत कठिन, या फिर असंभव? तो बोलकर किसी बच्चे की भाषा के विकास करने के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और बोलकर जब हम किसी बच्चे की भाषा कौशल को विकसित करने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है? ये हमारी सीखने की गति को क्या बना देता है? सरल बना देता है। कि अगर आप अपनी भाषा में बच्चे को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये उसे बेहतर उसकी अभिव्यक्ति को सीखने के लिए, विकसित करने के लिए तैयार करता है। भाषा के कितने आधार हैं? एक आधार, दो आधार, तीन, या फिर चार? तो हम कहेंगे भाषा के कितने आधार होते हैं? सामान्यतः भाषा के दो आधार होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित।
ऑप्शन नंबर 2। भाषा के दो आधार कौन से हैं? मौखिक और नैतिक, मानसिक और भौतिक, भौतिक और नैतिक, नैतिक और सामाजिक जीवन। या फिर ऑप्शन हमारा क्या ठीक है इसके लिए? मानसिक और भौतिक अभिवृद्धि, क्योंकि मानसिक और भौतिक, शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं हैं वो हमेशा साथ साथ चलती हैं। आपने देखा जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी समझदारी, दूसरे कार्य करने की क्षमता जो है उसकी विकसित होने लगती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाषा के दो आधार होते हैं, एक मानसिक और एक भौतिक। मौखिक उच्चारण किस आधार से जुड़ा हुआ है? मानसिक आधार से, भौतिक आधार से, नैतिक आधार से, सामाजिक आधार से। तो हम कहेंगे कि भाषा का जो उच्चारण है वो किस आधार पर जुड़ा हुआ है? भौतिक आधार पर जुड़ा हुआ है। कि एक ही प्रदेश में रहने वाले लोगों की आपने देखा है भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज सब कुछ होते हैं, सेम होते हैं। लिखित भाषा में कितनी ध्वनियों को दर्शाया जा सकता है? लिखित चिन्हों से या लिखित चिन्हों के द्वारा हम दर्शा सकते हैं? केवल बोलकर दर्शाना, पढ़कर दर्शाना, या फिर तो किसके द्वारा? एक तो चिन्हों के द्वारा, दूसरा बोलकर, पढ़कर, लिख या फिर खेलकर। तो हम कहेंगे कि लिखित भाषा में विभिन्न ध्वनियों को, यानी अलग अलग तरह की जो वॉइस होती है आपकी उसको दर्शाते हैं हम किसके द्वारा? लेखन चिन्हों के माध्यम से। ठीक है, तो आपने देखा है कि कैसे लेखन चिन्हों के माध्यम से कैसे होता है। कि जैसे मान लीजिए आप कोमा लगाते हैं, ये आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है, बोलते वक्त थोड़ा सा ठहरना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक तरह का चिन्ह आपको ये दिखाता है। जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाए तो आपको पता है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाए तो ये आपके दर्शाता है हर्ष को, खुशी को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लिखित ध्वनियां हैं वो क्या करती है? दर्शाती है कि लेखक चिन्हों के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं? व्यक्त। तो जैसे आप भी मैसेज पे कई बात करते हैं तो आप इमोजी भेजते हैं, खुशी का, दुख का। ठीक है, अलग अलग तरह के रिएक्शन, ये उसी प्रकार से है कि हम लिखित तौर पर क्या कर रहे हैं? भाषा को शामिल कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, वो भी सिंबल्स के माध्यम से। राष्ट्रीय एकता के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा, खेलकूद, राजनीति या व्यापार। तो हम कहेंगे कि राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा। अगर लोग शिक्षित होंगे तो बेहतर रूप से उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है और हमारे छोटे छोटे डिसीजन जो है हम बेटर ले पाते हैं, जो हमारे देश को सुरक्षा और समृद्धता प्रदान करता है। फिर भावनात्मक। भावनात्मक एकता का क्या महत्व है? राष्ट्रीय विरासत को कमजोर करना, राष्ट्रीय विरासत को एकता का बढ़ावा देना, राजनीति में भाग लेना या खेलकूद में भाग लेना। तो हम कहेंगे कि भावनात्मक एकता का महत्व क्या है? कि वह राष्ट्रीय विरासत में भाग को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रीय अनुशासन का उद्देश्य या राष्ट्रीय अनुशासन का क्या उद्देश्य होता है? राष्ट्रीय अधिकारियों का हनन करना, राष्ट्रीय एकता, कानून को स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता को स्थिर करना, या राजनीति को बढ़ावा देना या व्यापार को बढ़ावा देना। तो हम कहेंगे राष्ट्रीय अनुशासन का उद्देश्य क्या होता है? कि वह क्या दे? राष्ट्रीय एकता को स्थिर रखे, बनाकर रखे, उसका यही उद्देश्य होता है। लोकतंत्र में नेतृत्व के लिए क्या आवश्यक है? परीक्षण, धन, राजनीति, खेलकूद या फिर प्रशिक्षण। तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो क्या है? किसी प्रकार का परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं आपके पास क्या होनी चाहिए? उस कार्य को करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका और सामने वाले व्यक्ति जो आपको सिखा रहे हैं दोनों का समय बचता है। ठीक है, आप बेहतर तरीके से जो है विकसित हो पाते हैं। इसलिए प्रशिक्षण जो है वो हमारे लिए या फिर लोकतंत्र के नेतृत्व के लिए क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है।
फिर है शिक्षा। राष्ट्रीय विकास में कैसे सहायता करती है? नागरिकों को शिक्षित करके, खेलकूद को बढ़ावा देकर, व्यापार को बढ़ावा देकर या राजनीति करके। तो हम कहेंगे कि शिक्षा मनुष्य को कैसे शिक्षित करती है, कैसे सहयोग देती है? नागरिकों को शिक्षित करके, यानी कि वो आपको क्या देती है? ज्ञान देती है। आपको अलग अलग आधार पर शिक्षा देने के उसके क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं, जिनके बारे में हमने बात भी की थी कि जैसे आपको भावी जीवन के लिए तैयार करती है, ठीक है, आपको अन्य चीजों के लिए तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय एकता के अभाव में क्या होता है? आंतरिक और बाहरी रूपों से दुर्बलता होती है, मजबूती, विकास या स्थिरता। तो जब भी आपके अंदर राष्ट्रीय एकता का क्या है? अभाव है, मतलब आपके देश में राष्ट्रीय एकता नहीं है, इससे क्या होगा? आंतरिक और बाहरी शक्तियों की वजह से आपका देश जो है वो क्या होता है? कैसा होने लगता है? दुर्बल होने लगता है। तो कोई भी आपके देश पर अटैक कर सकता है। भावनात्मक एकता को विकसित करने के लिए में क्या मदद करता है? राष्ट्रीय विरासत, खेलकूद, या फिर व्यापार, या फिर राजनीति और व्यापार। तो हम कहेंगे भावनात्मक मतलब भावना के आधार पर लोगों को विकसित करने में हमारी राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय विरासत क्या करती है? अपना योगदान देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भावनात्मक एकता के संदर्भ में क्या कहा था? राजनीति एकता पर चलती है, भावनात्मक एकता पर पृथ्वी पृथकता की भावना का दमन करना पर चलना, खेलकूद पर ध्यान देना या फिर व्यापार का ध्यान देना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भावनात्मक एकता पर पृथकता मतलब भावनाओं के आधार पर आप क्या कर रहे हैं? लोगों से अलग है, लेकिन किसी का भी दमन जो है हमें नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय अनुशासन की कमी से क्या होता है? मतलब अगर आपके अंदर राष्ट्र के आधार पर अनुशासन कम है तो राष्ट्रीय एकता में बाधा आती है, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है, विकास होता है या स्थिरता आती है। तो अगर आप राष्ट्रीय एकता की क्या है? आप में कमी है, तो इससे राष्ट्रीय एकता में क्या आएगी? बाधा आएगी। ठीक है, लोग जगह जगह पर अपने अपने कारणों से लड़ना शुरू कर देंगे। नैतिकता के गुणों से क्या होता है? राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति बनाना, राष्ट्र की गरीबी को बढ़ाना, राजनीति को बढ़ाना या खेलकूद को बढ़ाना। तो नैतिकता के गुणों से क्या होता है? नैतिकता के गुणों के आधार पर हम राष्ट्र की बहुमूल्य